अरे जनाब, टॉपिक नंबर 25 करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। एक का मास कम है, एक का मास ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा मास है मुझे उसको थोड़ा बड़ा करके बना देना चाहिए ताकि ज़रा समझाने में आसानी हो जाए। तो ऑब्जेक्ट बी किलो एम के जी का है और ऑब्जेक्ट ए खाली एम के जी का है। ठीक है जी। अच्छा बताइए, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो लिखा हुआ है जनाब कि जैसे ही आप इसे रिलीज करते हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 0.81 मीटर ऊपर है, तो द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, स्टेशनरी से छोड़ा है, तो पार्टिकल बी नीचे भागता है और 0.9 सेकेंड में, ठीक है जनाब, बी रीचेज द ग्राउंड 0.9 सेकेंड लेटर। तो ये 0.9 सेकेंड में नीचे पहुंच जाता है। ठीक है जनाब, ऑब्जेक्ट बी जमीन को 0.9 सेकेंड में हिट मार देता है और पार्टिकल ए ऊपर भाग रहा है लेकिन ये पुली तक नहीं पहुंचता। ठीक है जी, पार्टिकल ए ऊपर भाग रहा है लेकिन ये पुली तक नहीं पहुंचता। तो जाहिर सी बात है, पार्टिकल बी जब 0.81 नीचे जाएगा, जब 0.81 नीचे जाएगा तो पार्टिकल ए भी 0.81 और ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो पूछ कह रहे हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है नंबर वन। शो दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इतनी। तो ये दो चीजें हमने करनी है। एक तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर वन। नंबर टू, हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है और वो टेंशन आएगी 12 एम, एम जो उसका मास था। ठीक, 12 एम न्यूटन। ये टेंशन प्रूफ करनी है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, चलें जी स्टार्ट करते हैं। 7 मार्क का क्वेश्चन है। खाली मार्क्स देख के मुझे डर लग रहा है कि 7 मार्क है तो यकीनन तबाही मचाएगा। ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यार इसकी स्टार्टिंग भैया यूं है कि ये बताइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है जनाब, और ये ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो अरे यार मैंने क्या बटन बता दिया, 41 के। अच्छा, क्वेश्चन जनाब ये है कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो यार ये बताइए, अगर मैं खाली ऑब्जेक्ट बी की बात करूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी का मेरे पास डाटा ज्यादा है। क्या डाटा है सर? मुझे इसकी हाइट पता है, जमीन से 0.81 है। मुझे टाइम पता है 0.9 सेकेंड है। ठीक है जनाब। अच्छा, जब मैं पार्टिकल बी को रिलीज करूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर मैं पार्टिकल बी से स्टार्ट लूं तो पार्टिकल बी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल बी का टाइम 0.9 सेकेंड है, पार्टिकल बी की हाइट 0.81 है। मैं पार्टिकल बी के लिए दो बातें कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, एक एक्सेलरेशन और एक पार्टिकल बी की वेलोसिटी। ठीक है जनाब, दो बातें मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ पार्टिकल बी के लिए। एक तो एक्सेलरेशन और इसकी दूसरी चीज वेलोसिटी। चलिए जी, पहले एक्सेलरेशन की बात करना चाहता हूँ कि कितने एक्सेलरेशन के साथ ये भाग रहा है। ठीक, तो जब ये भागता है, यानी बी, ऑब्जेक्ट बी नीचे की तरफ भागता है, तो इसका एक्सेलरेशन पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ। कैसे निकालूं एक्सेलरेशन? तो आपको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, जब ये जमीन को हिट करेगा बेटा, तो पार्टिकल भी जमीन तक जाने में 0.81 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये फैक्टर गायब हो जाएगा। प्लस हाफ ए 9.8 या 10 ले ले। अरे नहीं सर, ये कोई फ्री फॉल मोशन थोड़ी है। ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधा हुआ है, जब रस्सी से बांधा हुआ है तो इसका सर्टेन एक्सेलरेशन होगा। टाइम सर 0.9 सेकेंड है, उसका स्क्वायर है। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आपको बॉडी बी का एक्सेलरेशन मिल जाता है और एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक बात। दूसरी एक और बात जो मुझे नहीं पता कि सवाल के अंदर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है जनाब, ये बताइए, जब ये पार्टिकल बी जमीन को हिट करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पर अगर मैं चला जाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन इसका 2 डिसाइड हो चुका है, टाइम इसका 0.9 सेकेंड है। तो मैंने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है, वेलोसिटी है 1.8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है जनाब। अच्छा 1.8 मीटर पर सेकेंड। अब काम की बात यह है कि जो एक्सेलरेशन मैंने बी का निकाला है, ठीक है जनाब, सर वही एक्सेलरेशन ए के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही रस्सी से बांधे हुए हैं। सर अब दोनों को एक ही रस्सी से बांधा हुआ है तो ऑब्वियसली जितना एक्सेलरेशन बी का होगा उतना ही एक्सेलरेशन ए का होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट बी जमीन को हिट करेगा 1.8 की स्पीड से, तो उसी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट ए की स्पीड भी 1.8 होगी। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाली वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट बी के लिए की है, पर ये डेटा मैं जहन में रखूंगा कि ए के लिए भी यही डेटा होगा। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात यार ये कि हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कैलकुलेट करना है टेंशन, तो किस तरह कैलकुलेट करें? तो चलिए जनाब, सबसे पहले अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी कैलकुलेट करने का सोचूं, तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट ए की बात करूं, खाली ए की बात करूं, यार ये बताओ सिर्फ ऑब्जेक्ट ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? तो आप बोलोगे सर टेंशन कैलकुलेट करना है, शो दैट करना है टेंशन। तो इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? आप कहेंगे जनाब दो। एक तो ऑब्जेक्ट का अपना वेट है जो कि नीचे एक्ट करेगा, और दूसरा टेंशन एक्ट करेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट ए भाग रहा है ऊपर, अगर ऊपर भाग रहा है तो पक्की बात है सर टेंशन ज्यादा है और इसका अपना वेट कम है, वेट कम है। सर वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट का फार्मूला होता है एम जी, एम जी। तो एम मैंने ये वाला लिखा, जी की जगह मैंने 10 लिख दिया। एम जी, जी की जगह मैंने 10 लिख दिया। अच्छा जनाब, तो टेंशन मैंने शो दैट करना है, मास एम ऐसे ही है, बल्कि अगर इसको मैं 10 एम लिख लूँ तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बन गया 10 एम। लेफ्ट हैंड पे लिखिए नेट फोर्स, या नेट फोर्स होती है एम ए, एम ए। एम तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसका ए पता है। और अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने ये वाला जो ए निकाला है, ये बी के लिए भी है और ए के लिए भी है। तो एक्सेलरेशन है मेरे पास 2। तो एक्सेलरेशन है मेरे पास 2। तो जनाब ये मैंने टी माइनस एम क्यों लिया? मुझे ये बताइए कि कभी भी नेट फोर्स निकालनी हो ना, तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये बताइए ऑब्जेक्ट ए पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। दो, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है, दूसरा इसका टेंशन एक्ट कर रहा है। बताइए ऑब्जेक्ट ऊपर भाग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर भाग रहा है तो सर टेंशन ज्यादा है और इसका अपना वेट कम है। ठीक है जनाब, टेंशन ग्रेटर देन वेट। अगर टेंशन ग्रेटर देन वेट है तो फार्मूला होगा टेंशन माइनस वेट, टेंशन माइनस वेट। वेट होता है एम जी, एम जी लिखूंगा तो अच्छा समझ में आएगा सर ये वेट है, एम जी हो गया। ठीक, ये अलग बात है कि अगले स्टेप के अंदर मैंने जी की जगह वैल्यू 10 डाल दी। तो टी माइनस वेट, टेंशन माइनस वेट। टेंशन मैंने कैलकुलेट करना है, मास एम की फॉर्म में, जी 10 था। लेफ्ट हैंड पर आए नेट फोर्स, सर नेट फोर्स होती है एम ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 2 है। तो इस तरह ये मैंने एक इक्वेशन बना दी फॉर ऑब्जेक्ट ए, फॉर पार्टिकल ए। अच्छा पार्टिकल ए के बाद अब मैं पार्टिकल बी की बात करना चाह रहा हूँ। जरा देखिए पार्टिकल बी पे जब मैं यही वाला काम दोबारा करूंगा और आपसे करवाऊंगा, तो आप मुझे बेहतर समझा सकोगे। बताओ, इस ऑब्जेक्ट बी पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन और एक उसका अपना वेट। ठीक, ऑब्जेक्ट भाग रहा है नीचे। बताओ अगर ऑब्जेक्ट नीचे भाग रहा है तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? बताइए, इसका वेट या टेंशन? वेट ज्यादा होगा। और जब वेट ज्यादा होगा तो मैंने लिखा नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू वेट ज्यादा है तो वेट माइनस टेंशन। ठीक, वेट कितना लूं? तो सर वेट में मास है इसका के एम, मास है इसका के एम, जी कांस्टेंट होता है, माइनस का टी। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे लिखी हुई नेट फोर्स, नेट फोर्स होती है सर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन 2 है, जी 10 है। तो जरा देखिएगा, मैं एक्सेलरेशन की जगह लिख रहा हूँ 2, तो ये बन गया 2 m k, और राइट हैंड पे मैंने जी की जगह लिख दिया 10, तो ये बन गया 10 m k माइनस टी। और ये मैंने ऑब्जेक्ट बी के लिए इक्वेशन बना दी। तो ये मुझे बताइए ऑब्जेक्ट ए में टेंशन ग्रेटर देन वेट था, क्योंकि पार्टिकल ए मूविंग अप था, पार्टिकल ए मूविंग अप था, इसलिए टेंशन माइनस वेट था।
पार्टिकल बी मूविंग डाउन, अगर पार्टिकल बी मूविंग डाउन है तो वेट माइनस टेंशन है। वेट माइनस टेंशन लिखा, वेट में लिखा के एम उसका मास, जी ग्रेविटी, लेफ्ट हैंड पे फोर्स एम ए, एम था मास था के एम इंटू ए पता है 2 है, सबका पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 2 है, ग्रेविटी 10 होती है। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब यार इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो के भी आ जाता है और टेंशन भी आ जाती है। ठीक है जी, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं नीचे लिख के लेकर आ रहा हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। पहली इक्वेशन है 2m माइनस सॉरी इज इक्वल टू टी माइनस 10m, और दूसरी इक्वेशन है 2m के इज इक्वल टू 10m के माइनस टेंशन। अब यार दोनों इक्वेशन में से टेंशन को कैंसिल आउट कराना है। अब दोनों इक्वेशन में से टेंशन कैसे कैंसिल आउट हो, तो सर अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो ऐड करने पे बताना प्लस टी से माइनस टी कट जाएगा, प्लस टी से माइनस टी कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा 2m प्लस 2m के, और राइट हैंड पे ऐड करो तो बनेगा 10m के माइनस 10m। ठीक, अब आप बताइए पूरी इक्वेशन में यार सब जगह m कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो पूरी इक्वेशन में से m को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके अलावा पूरी इक्वेशन के अंदर आप देखें तो 2m भी कॉमन है, ठीक है जनाब, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2m से डिवाइड करा रहा हूँ। 2m से डिवाइड, 2m से डिवाइड, 2m से डिवाइड, 2m से डिवाइड। आप देख रहे हैं इक्वेशन कितनी सादा सी हो गई। 2m सब में कॉमन नजर आ रहा था तो मैंने डिवाइड करा दिया, और डिवाइड नहीं भी करवाते तो आखिर में वो कैंसिल आउट हो जाना था। ठीक है जनाब, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। के निकालना है यार, के को सब्जेक्ट बनाओ। सर 5k और 1k, तो प्लस का के इधर आके माइनस होगा, इट मेक्स 4k। सर माइनस का 5 उधर आके प्लस हो जाएगा तो 6 हो गया, तो के बन गया भैया 6/4, और 6/4 का मतलब 1.5। के आ गया जनाब 1.5। ठीक है जनाब, अभी पूरे क्वेश्चन की समरी बनाऊंगा ना, तुम पकड़ लोगे मैंने क्या बोला है। मैं अभी पूरे क्वेश्चन की समरी बना के देता हूँ, रुक जाइए। ये के आ गया, और जब तुम्हारे पास के आ गया तो के बाद तो तुम्हें निकालना है टेंशन। तो के की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, टेंशन आ जाएगी। तो मैं के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूँ। इक्वेशन 1 में तो खैर के है ही नहीं, दूसरी इक्वेशन में डाला हूँ। दूसरी इक्वेशन है 2m के इक्वल टू 10m के माइनस टी। टी निकालना है सर, के की जगह 1.5 लिख दिया, के की जगह 1.5 लिख दिया, टी निकालना है। ठीक है जी, अब आप देखिए ये टी माइनस का टी है, तो सर माइनस के टी को उधर लेकर आ जाओ, प्लस का टी हो जाएगा। इन नंबर को सॉल्व कर लो, 10 इंटू 1.5 करो तो इट मेक्स 15m। 1.25 1.2 को 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3m, प्लस का 3m माना कि माइनस का 3m, और 12 में से 3 सॉरी 15 में से 3 गया 12m। तो ये वाकई भैया 7 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए काफी पकाऊ सवाल साबित हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर उमर मुझसे कहे सर समरी बनाएंगे सर इसमें करना क्या था, तो समरी यार इसकी ये बनी कि देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बने हुए और स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली है, ठीक है जनाब, तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बी को पकड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी का मेरे पास पूरा डाटा है, डाटा ज्यादा है। क्या डाटा है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर ऑब्जेक्ट बी का मुझे टाइम पता है जमीन को हिट करने का, मुझे इसकी हाइट पता है, तो ऑब्जेक्ट बी के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, इसलिए मैंने फौरन ऑब्जेक्ट बी को पकड़कर ऑब्जेक्ट बी के लिए एक्सेलरेशन निकाल लिया। ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी मुझे लग रहा है मैंने फालतू में कैलकुलेट की है। जब एक्सेलरेशन आ गया तो उस एक्सेलरेशन से मैंने दोनों पार्टिकल्स के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाई, दोनों को बारी बारी सॉल्व किया, तो टेंशन भी आ गई और के की वैल्यू भी आ गई। तो ये 7 मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा, अब अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, कह रहे जरा नेक्स्ट पार्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट उमर क्या बोल रहे हैं, एट द इंस्टेंट व्हेन बी रीचेज द ग्राउंड, जब पार्टिकल बी जमीन को हिट करता है,
तो पार्टिकल ए का सवाल अब शुरू करा रहा है वो। क्या करा रहा है? शो दैट द स्पीड ऑफ ए व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इज 5.97 एंड फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स फॉर ए टू रीच द ग्राउंड। अल्लाह, बताइए हुआ क्या? सर हुआ ये है कि जब बी ने जमीन को हिट किया, ख्याल रखिएगा, जब बी ने जमीन को हिट किया तो जमीन को हिट करते ही, ये बताइए जिस टाइम के ऊपर बी ने जमीन को हिट किया है, आपको याद है मैंने बी की स्पीड कैलकुलेट की थी ऊपर, कितनी निकाली थी? 1.4, जो मुझे लग रहा था मैंने बिला वजह निकाली है। पर याद रखिएगा वो वेलोसिटी जो बी की थी, वही वेलोसिटी उस टाइम पर ए की होगी जब ए ऊपर की तरफ भाग रहा होगा। ठीक है जनाब? तो वो 1.4 जो मैंने वेलोसिटी बी की निकाली है, वो अंधी में मेरे लिए काम की बन गई फॉर पार्टिकल ए के लिए बन गई। अच्छा, जैसे ही उसने जमीन को हिट करा तो लिखा हुआ है जनाब स्प्रिंग ब्रेक्स, रस्सी टूट गई। और बताइए जब रस्सी टूट गई तो ये बताओ जो पार्टिकल ए था क्वेश्चन में, पार्टिकल ए पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, ठीक, पार्टिकल ए यहाँ पे था, पार्टिकल बी यहाँ पे था। तो गौर से देखिएगा, पार्टिकल बी ने जमीन को आगे जाके हिट किया तो पार्टिकल ए इस टाइम के ऊपर इतना ऊपर चला गया होगा, इतना ही ऊपर चला गया होगा। ठीक, पार्टिकल बी नीचे गया 0.81, तो पार्टिकल ए ऊपर गया होगा 0.81। पार्टिकल बी की वेलोसिटी हो गई थी 1.4, तो पार्टिकल ए की वेलोसिटी यहां पर भी पहुंचकर हो गई होगी 1.4। ठीक है जनाब? पार्टिकल बी को कितनी आ गई थी? अच्छा 1.8 थी, सॉरी, अच्छा वो आपने सही बता रहे, 1.8 वेलोसिटी हो गई थी। ठीक है ना, 1.8 हो गई थी। अच्छा बताइए, पार्टिकल बी को नीचे जाने में टाइम लगा था 0.9 सेकेंड, तो पार्टिकल ए को भी ऊपर जाने में टाइम लग गया होगा 0.9 सेकेंड। ये तो टोटल बात हो गई यहाँ तक की। अब कह रहे हैं जनाब रस्सी टूट गई। बताइए जैसी रस्सी टूटी तो जो पार्टिकल ए ऊपर जा रहा था, रस्सी टूटते ही वो फौरन नीचे आने लगेगा, या ड्यू टू द इनर्शिया पहले थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, पार्टिकल ए थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा? क्या कहते हैं आप? नहीं, नीचे नहीं गिरती जनाब, ड्यू टू द इनर्शिया। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं भैया, ड्यू टू द इनर्शिया वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जमीन की तरफ आके गिरेगा। ठीक है जनाब? जमीन की तरफ नीचे आके गिरेगा। मैं आपको दोबारा बात समझा रहा हूँ कि ये वाला जो पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए यहाँ पे था, पार्टिकल बी जब नीचे की तरफ भागा तो पार्टिकल ए ऊपर की तरफ भागा, और जब पार्टिकल ए इस जगह पे पहुंचा, इस जगह का मैंने नाम रख लिया पी, पी पे पहुंचा तो रस्सी टूट गई। जब रस्सी टूटेगी तो ए पार्टिकल ए पी से फौरन नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि ड्यू टू द इनर्शिया पहले थोड़ा सा ऊपर उठेगा और ऊपर जाके फिर घूम के फिर नीचे आके गिरेगा। सही जनाब? और अगर ऐसा हुआ तो आपको याद है मैंने काइनेमेटिक्स में, फिजिक्स में आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है जो मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा। और वो अभी आपका फिजिक्स का पेपर P1 बाकी भी है, तो वो पेपर P1 के अंदर भी वाला सवाल मैंने आपको कराना है। वो क्वेश्चन यार ये था, एक क्वेश्चन कि एक बंदा था बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ था और उसने एक सर्टेन वेलोसिटी से पत्थर को ऊपर उछाला था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो बता देगा, और नीचे वाली हाइट गिवन थी 12 मीटर की, 12 मीटर की नीचे वाली हाइट गिवन थी, और पत्थर उसने उछाला ऊपर था। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें पार्टिकल उछाला गया हो ऊपर और हाइट दी हुई हो नीचे वाली, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हाइट माइनस में लेते हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, अब हाइट को नेगेटिव में लेते हैं। सही जनाब? ये नॉलेज यहाँ यूज करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इतना रुक के बता रहा हूँ इस वाली बात को, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी बिल्डिंग की छत से ऊपर उछाला जाए और ऊपर उछालते वक्त इनिशियल वेलोसिटी मैं आपको बता दूं कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी है वगैरह वगैरह, ठीक है जनाब, लेकिन उसमें हाइट नीचे वाली देगा, अगर हाइट नीचे वाली होगी तो हाइट को नेगेटिव पर लेके चलेंगे, एक बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को आप क्योंकि ऊपर उछाल रहे हो तो ग्रेविटी भी जाहिर सी बात है माइनस का 10 ली जाएगी, ग्रेविटी जो होगी वो भी माइनस की 10 ली जाएगी। ठीक है जी?
तो चले बस ये मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया। अब याद दिलाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन में लेके जाना चाहता हूँ। क्वेश्चन में आ जाए। और अली भाई, सॉरी उमर भाई, पहले मुझे ये बताइए कि पार्टिकल ए ऊपर जा रहा था। पार्टिकल ऊपर जाते 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 जब पार्टिकल ए पी पर पहुंचा तो रस्सी टूट गई। जब रस्सी टूटी तो पार्टिकल ए फौरन नीचे गिरेगा या थोड़ा सा ऊपर जाएगा? जवाब सर इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के फिर नीचे गिरेगा। ठीक। और अब ऊपर उठ के नीचे गिरेगा तो ऊपर उठ के नीचे गिरते वक्त ये जो पार्टिकल ए है, सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 1.8 लोगे। सही बात है सर, 1.8 वेलोसिटी लेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा ये बताइए इसकी हाइट कितनी है पार्टिकल पी की, बता सकते हैं जमीन से हाइट कितनी है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? तो आप बोलोगे सर पार्टिकल ए पहले से ही 1.8 था, सॉरी 0.8 था। सर ये 0.8 और ऊपर गया है, तो सर इसकी टोटल हाइट हो चुकी है 0.81 प्लस 0.81, तो ये बन जाता है 1.62। ये 1.62 हाइट इसकी जमीन से है इस वक्त, 1.62 जमीन से हाइट है, लेकिन भाग रहा है ऊपर है। हाँ हाँ। 0.81, 0.81 तो ये जमीन से पहले से ही ऊपर था, जब मैंने इसको छोड़ा भी नहीं था ना, रस्सी से छोड़ा भी नहीं था, तो 0.81 पहले से था। जब पार्टिकल बी नीचे भागा 0.81, तो पार्टिकल ए ऊपर भागा होगा 0.81, और 0.81 जब ये ऊपर भाग गया तो इस वक्त जमीन से टोटल कितना ऊपर आ चुका है? सर जमीन से टोटल 1.62 ऊपर आ चुका है। ठीक है जनाब। मतलब ये जमीन से टोटल 1.62 ऊपर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन है जनाब कि फाइंड द टाइम, टाइम बता रहे हैं वो जमीन तक कितनी देर में पहुंचेगा। ठीक है जनाब, फाइंड द टाइम, टाइम बताना है जमीन तक वो कितनी देर में पहुंचेगा। फाइंड द टाइम, टाइम बताना है। एक बात, एक और बात बताई हुई है, शो दैट। अच्छा शो दैट है तो इसका मतलब ये हमने कैलकुलेट करना है कि जब वो जमीन को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी 5.97 होगी। चले जी इसको भी देखते हैं, उसकी वेलोसिटी 5.97 होगी, उसको भी देखते हैं। और इसका मतलब है जमीन को हिट करते वक्त फाइनल वेलोसिटी बतानी है, नंबर वन। नंबर टू, कितने टाइम में पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा। ठीक है जी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। हाइट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताइए हाइट को मैं माइनस का 1.62 ले रहा हूँ, वजह बताएं। सर वजह ये है कि -1.62 आप इसलिए हाइट ले रहे हैं ये वाली, कि हाइट नीचे की तरफ है और पार्टिकल ऊपर की तरफ भाग रहा है। हाइट नीचे की तरफ है और पार्टिकल ऊपर की तरफ भाग रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? सर 1.8। ये 1.8 वेलोसिटी कहाँ से आई है? सर वो हमने गलती से पार्टिकल बी की कैलकुलेट कर ली थी, तो जमीन को हिट करते वक्त वही वेलोसिटी जाहिर सी बात है पार्टिकल ए की ली जाएगी। टाइम कैलकुलेट करना है, हाफ जी। सर ऑब्जेक्ट भाग रहा ऊपर है तो ग्रेविटी -10 होगी। टाइम कैलकुलेट करना है, तो हाइट है -1.62, ये नंबर है 1.8 टी, ये नंबर है 5 टी स्क्वायर। सारे नंबरों को लेफ्ट हैंड पे लेकर आओ, तो ये बन जाएगा 5 टी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 1.8 टी, ये माइनस का 1.62। और यार उमर मैं आपसे बोलूंगा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड पक्का करो। और नहीं आता तो मैं भी अपनी बेटी से बोलूंगा, अब आपको एक पूरी वीडियो बनाकर अभी डलवाता हूँ कि भाई इस तरह वैल्यूज पुट करते हैं कैलकुलेटर में, तो उसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है ना? नहीं नहीं मैं बिल्कुल भेजूंगा जी, बिल्कुल भेजूंगा। तो टाइम का रिजल्ट आएगा जी 0.77 आ जाएगा जी, 0.77। ठीक है जी। अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने बैठ जाऊँ उमर भाई बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। तो इक्वेशन जो है कैलकुलेटर से डायरेक्ट मारे, कैलकुलेटर अलाउ है। जी 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 जी। ठीक है जनाब, ये टाइम आ गया। अच्छा इस टाइम के बाद वो एक और बात कह रहा है, एक तो टाइम मालूम करना था, टाइम के बाद कह रहा है जब वो जमीन को हिट करेगा तो जमीन को हिट करते वक्त फाइनल वेलोसिटी बताइए। जमीन को हिट करते वक्त फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो आपको पता है 2 GH, या जिस तरह आप लिखना चाहते हैं मैं वही फॉर्मूला लिख दूं, V² इज इक्वल टू 2 GH प्लस U²। ठीक है जी। सर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, टू कांस्टेंट है। सर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भाग रहा है इसलिए G माइनस है।
लेकिन एच भी माइनस का है, आपको पता है एच क्यू माइनस का है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1.8 स्क्वायर। ठीक है ना। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही शो दैट है, तो शो दैट में आंसर आना चाहिए 5.97। तो आप करके देख लीजिएगा 5.97 आएगा, पक्की बात है। ठीक है ना, 5.97 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ यार, अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कह रहे हैं स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है। ठीक है जी, बनाते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है? फॉर पार्टिकल ए, पार्टिकल ए का स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। अब स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब पूरी इन्फॉर्मेशन जरा मुझे आप बताएंगे। उमर, आपके सामने मैं सवाल को रखूंगा। ये बताइए जब ये सवाल शुरू हुआ था तो पार्टिकल की बिल्कुल, पार्टिकल ए की इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल शुरू में कितनी थी? जीरो। तो ग्राफ सर जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अब जीरो से स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर पार्टिकल बी नीचे भाग रहा था, पार्टिकल ए ऊपर भाग रहा था। तो जब पार्टिकल बी ने जमीन को हिट करा था 0.9 सेकंड पर, तो उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 1.8। ये वेलोसिटी पार्टिकल बी की थी, पर यही वेलोसिटी मानी जाएगी पार्टिकल ए के लिए। तो 0.9 सेकंड पर, 0.9 सेकंड के टाइम पर इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 हो गई थी 1.8। तो 1.8 अभी कहीं पे भी मार दे भाई, स्केच है। तो ये मैंने लिखा 1.8 वेलोसिटी हो गई। और ये 1.8 वेलोसिटी हुई है किस टाइम के ऊपर? वो टाइम मैंने लिख दिया 0.9 सेकंड के टाइम के ऊपर वेलोसिटी हो गई। तो पार्टिकल ए नीचे से ऊपर भाग रहा है और 0.9 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी 1.8 हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको याद है कि रस्सी टूट गई थी, और अब रस्सी टूट गई थी तो अब पार्टिकल ए ऊपर भागेगा ड्यू टू द इनर्शिया। और बताइए ना, वो ड्यू टू द इनर्शिया ऊपर भागेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो सर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। और जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो टॉप पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जब टॉप पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो वो टाइम कितना होगा, वो टाइम मुझे पता नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे ग्राफ में जगह लग रही है कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं 0.9 सेकंड को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ ताकि मुझे ग्राफ बनाने में जगह मिल जाए। और 0.9 सेकंड के ऊपर मैंने वेलोसिटी को यूं दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। वेलोसिटी 1.8 पर है, टाइम 0.9 सेकंड है। अच्छा, ये बताइए जब वो ऊपर भाग रहा था तो ऊपर भागते 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 उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है। और जब जीरो होगी तो जाहिर सी बात है ग्राफ जीरो पर आ जाएगा। किस टाइम पर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताइए जब उसने जमीन को हिट किया है तो उसकी वेलोसिटी 5.97 हो गई है। और आप बता सकते हैं 5.97 कितने टाइम के बाद हुई है? तो आप बोलेंगे सर वो टाइम ये रहा, 0.0777। ठीक। तो सर ये 0.77 तो वो टाइम है जिसके अंदर वो बॉल या जो पार्टिकल है वो ऊपर जाके पूरा नीचे घूम के आया है। ठीक है जी। 0.77। तो सर आप 0.77 टाइम इसमें बढ़ाइएगा। 0.9 में अगर मैं 0.77 को 0.8 ले रहा हूँ तो टाइम बन जाएगा आपका ये 1.7। तो यार ये 1.7 के टाइम पर, अब ये 1.7 का टाइम कहाँ पर आएगा? तो ये 1.9 है, ये 0.9 है, ये जनाब अली अंदाजे पे चल रहे हैं क्योंकि ग्राफ वैसा वाला तो हमारे पास है नहीं ग्राफ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कि 1.7 इसका डबल करके आ जाएगा तो 1.7 मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर मेरा 1.7 यहाँ पर है तो इस 1.7 पर उसकी वेलोसिटी मैंने शो करानी है। कितनी वेलोसिटी शो करानी है? 5.97, दैट इज तकरीबन 6। तो तकरीबन 6 तक लेके जाना है। तो ये तकरीबन 6 तक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो जहां पर इसकी वेलोसिटी 6 हो गई है और ये माइनस में आ रही है, माइनस में क्यों आ रही है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ चुका है। तो उसके टाइम की वैल्यू होगी 1.6। ठीक है, सॉरी 1.7, टाइम है 1.7। 1.7 के टाइम पर ऐसा होगा। अब अगर आपको ये ग्राफ शेप वाइज अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें मुझे लगता है कि मैं टाइम के ग्रिड को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम में तो इतना दिमाग नहीं चल रहा होता, एग्जाम में तो जाहिर सी बात है कि बंदा सवाल सॉल्व कर ले, बड़ी बात होती है। लेकिन अभी हम ये कर सकते हैं कि मैं 0.9 सेकंड यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और 0.9 सेकंड का डबल 1.7 वो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं 0.9 टाइम तक वेलोसिटी को 1.8 तक पहुंचा रहा हूँ।
और 1.8 बहुत छोटा नंबर होगा एज कम्पेयर टू 6, इसलिए मैंने इस ग्राफ को काफ़ी नीचे लेकर आ गया हूँ। और मैंने 6 को नीचे लाके दिखाना है। ये नहीं समझ लें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और नीचे जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक आना है मैंने। तो मैं ग्राफ को काफ़ी खूबसूरत बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने तकरीबन 1.6 तक लेकर आ गया। 1.7 का टाइम, 1.7 के टाइम पर सर, 1.7 के टाइम पर ये वेलोसिटी इसकी हो चुकी है -6, और ये वाली वेलोसिटी है 1.8। हाँ, ये तकरीबन ये अभी भी निकाला है ना 5.97, इसको मैंने तकरीबन 6 ले लिया ग्राफ पर। ठीक है, तो 5.97 को मैंने ले लिया 6, और इसका जो जो टाइम आया है वो 1.7 का टाइम पर आया है। 1.1 हाँ, मैंने 1.8 को ग्राफ में ऊपर से मैं नीचे लेकर आ गया। उसकी वजह ये है कि जब मैं उसको इतना ऊपर लेके जा रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड को, तो वो 6 मीटर पर सेकंड को तो बहुत नीचे लाना पड़ जाएगा, तो वो जगह मेरे पास बन नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने 1.8 को मैं काफी नीचे लेकर आ गया, यानी 2 लाइनों में लेकर आ गया। जो मेरे पास ग्रिड बना हुआ है उसकी 2 लाइनों में 1.8 को लेकर आया हूँ, तो नीचे 6 लाइनों में जाके मैंने 6 को शो कर दिया। हाँ, ग्राफ ड्रॉ। तो सर ये वेलोसिटी है पार्टिकल ए की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और ये 0.9 सेकंड के ऊपर अपने टॉप पर पहुंचा। उस टॉप पॉइंट को मैंने लिख दिया था पी। वहां पे रस्सी ब्रेक हो गई थी। जैसे ही रस्सी ब्रेक हुई, स्ट्रिंग ब्रेक हुई, तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हुई। तो देखिए मैं कम होना वेलोसिटी शो करा रहा हूँ, और वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे भागेगा। और जब नीचे भागेगा तो भागते भागते फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ते 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 जो मैंने ग्राफ बनाया वहां तक पहुंच जाएगी। हाँ, टॉप का मतलब जहाँ पे रस्सी ब्रेक हो रही थी। टॉप के बजाय ये लिखे जहाँ रस्सी ब्रेक हो रही है, स्ट्रिंग ब्रेक। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 7 4 11 11 2 13 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए इसने काफ़ी मुश्किलात हमारे सामने ऑफर किए हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और कोई क्वेश्चन उठाते हैं, उसके अंदर भी स्ट्रिंग के साथ मास कनेक्टेड होना चाहिए, और ये है जून 2020 के पेपर का क्वेश्चन। इसमें इंक्लाइन प्लेन भी है, पुली भी है, स्ट्रिंग भी है। काफ़ी बड़ा सवाल है जी। चलिए जिस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर यार ये कह रहे हैं कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, और इस डायग्राम को पहले यहाँ बनाना पड़ेगा, बनाए बगैर तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ बना लेते हैं। देखिए जनाब, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ हाइट 0.8 मीटर की हाइट दी हुई है, और 0.8 मीटर की हाइट के बाद एक ऑब्जेक्ट इधर लेकर आए हुए। इस ऑब्जेक्ट का नाम ए है, यहाँ पे पुली लगी हुई है। इस ऑब्जेक्ट का नाम बी है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना हुआ। ऑब्जेक्ट बी 2 kg का है, 2 mkg का है, और ये 3 mkg का है। ठीक है जी, और ये पहले से जो ज़मीन के साथ इसकी हाइट है, वो हाइट है 0.8 मीटर्स। ये मीटर्स का एम है और वो मास का एम है, तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा जी, बता क्या रहे हैं? कह रहे हैं थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री बता दिया है। सही है जी, थीटा 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन क्या जी? क्वेश्चन है गिवन दैट द प्लेन इज स्मूथ। उमर बताएंगे स्मूथ का मतलब क्या होता है? स्मूथ का मतलब होता है पूरे सिस्टम में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, प्लेन इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ए रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा, थीटा तो मालूम करना है जी।
वो 30 डिग्री कुछ सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट थीटा मालूम करना है। क्या थीटा मालूम करना है सर? ऐसा थीटा मालूम करना है कि ए और बी दोनों स्टेशनरी हो जाएं। दोबारा गौर से सुनिएगा पहले क्वेश्चन। दो पार्टिकल हैं ए और बी, मासेस बता दिए हैं, स्ट्रिंग से बांध दिया है, स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास कर रही है, दोनों वर्टिकली हैंग नहीं है। एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग है 0.8 मीटर अब, दूसरा ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। उस इंक्लाइन प्लेन ने ऐसा एंगल बनाया हुआ है कि इनिशियली ए एंड बी आर एट रेस्ट, ए एंड बी आर एट रेस्ट। ठीक है जी, इनिशियली दोनों रेस्ट पर है। गिवन दैट द प्लेन इज स्मूथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ए रिमेन्स एट रेस्ट। ऐसा थीटा मालूम करो, ऐसा थीटा मालूम करो कि ए रेस्ट में होगा तो ऑब्वियसली बी भी रेस्ट में होगा। ऐसा थीटा मालूम करना है कि पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे। पूरे सिस्टम को हम रेस्ट में रखना चाहते हैं जनाब। अच्छा, रेस्ट में रहने से रोक कौन रहा है? तो सर ये वाला जो मास है ना 2 kg 2 mkg, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये तो नीचे भागेगा, और जब ये नीचे भागेगा तो इसको लेके ऊपर भागेगा। ठीक है जनाब, लेकिन कह रहे हैं थीटा ऐसा रखना कि एम नीचे ना भागने पाए और ना ए ऊपर भाग सके। ए को ऊपर भागने से रोकना है और बी को नीचे भागने से रोकना है, और पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है जनाब, उसके लिए कह रहे हैं जी थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे थीटा कैलकुलेट करें? तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पहले ऑब्जेक्ट बी की बात करना चाह रहा हूँ, खाली ऑब्जेक्ट बी की बात करना चाह रहा हूँ, यार ये बताओ ऑब्जेक्ट बी पर, उमर बेटा बताओ ऑब्जेक्ट बी पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? बताइए ऑब्जेक्ट बी पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? तो आप कहोगे सर किसी भी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के लटकाए ना तो उसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, और रस्सी से बांधा हुआ तो टेंशन एक्ट करता है अपवर्ड। ठीक, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में। अगर रेस्ट में है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगी, और अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगी तो टी इक्वल टू वेट, और सर वेट होगा इसका 2 mg। सर जी की वैल्यू होती है 10, और जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो 10 × 2 = 20 m। तो ये टेंशन का आंसर आ गया जी। टेंशन है 20 m, टेंशन का आंसर आ गया, टेंशन है 20 m। अच्छा जी, उसके बाद जरा पार्टिकल ए के लिए आ जाओ। यार ये बताओ उमर बेटा, पार्टिकल ए इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। अगर आपको याद है इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी वाली होती है? सर डाउनवर्ड फोर्स होती है mg sin थीटा, और इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन आ रहा है, और पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में। यार ये बताओ अगर पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो इसमें भी टी इक्वल टू mg sin थीटा होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा, टी इक्वल टू mg sin थीटा होगा। लेकिन m यहाँ पे 3m है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 3 mg sin थीटा। ठीक है ना, 3 mg sin थीटा। सिस्टम रेस्ट में है, जब सिस्टम रेस्ट में होगा तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स टेंशन की है, डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा है, पर क्योंकि मास 3m है इसलिए 3 mg sin थीटा। अब बताओ यहाँ टी लिखा है बेटा, टी की जगह मैंने लिख दिया 20m, टी की जगह लिख दिया बेटा मैंने 20m। ये 3 ऐसे ही है, m ऐसे ही है, g की जगह बेटा मैंने लिख दिया 10। साइन थीटा सर कैलकुलेट करना है, थीटा निकालना है। थीटा को यार सब्जेक्ट बना, तो 20m/30m इज इक्वल टू साइन थीटा। और अब आप देखिए m से m कट गया, 0 से 0 कट गया, 2/3 इनवर्स साइन। और जब 2/3 का इनवर्स साइन करोगे, तो 2/3 का इनवर्स साइन करोगे तो कैलकुलेटर में आंसर आएगा 41.8 डिग्री। तो ये सवाल तो भैया बड़ा आसान था, इसलिए साबित हुआ कि पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को बराबर कराया है, ऑब्जेक्ट बी के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को बराबर कराया, और दोनों को बराबर कराकर हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया। दोनों को बराबर कराकर हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया। अली भाई, उमर भाई समझ में आया नहीं आया? अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में वापस चले।
क्वेश्चन था क्या? थीटा निकालना था, थीटा निकाल लिया। ए पार्ट में कह रहे थे फ्रिक्शन नहीं थी, स्मूथ सरफेस, तो सवाल बड़े मजे से हो गया। अब कह रहे इट इज गिवन दैट प्लेन इज रफ। रफ का मतलब है फ्रिक्शन आ गई भाई, फ्रिक्शन आ गई। ठीक। और अगर फ्रिक्शन आ जाए, फ्रिक्शन आ जाए, तो पहली बात मैं आपसे ये वाली बात जरा याद करवाना चाहूंगा कि इनक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन के मामला पहले रफ में समझ लो, वरना वहां समझाना मुश्किल हो जाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ हो, तो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड एक्ट करता है, एम जी कॉस थीटा बेटा यहाँ पे एक्ट करता है। तो ये वाला एम जी साइन थीटा स्लाइड कराने की कोशिश करता है, और ये वाला एम जी कॉस थीटा रिएक्शन के बराबर होता है। और याद रहे कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू सरफेस रिएक्शन। तो जहां सरफेस रिएक्शन लिखी हुई है वहां आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये पहले से साइड में नोट कर लो, वहां पे जाके कैलकुलेशन के दरमियान में ये बात समझाना आजाद हो जाएगी। दोबारा सुनना सर, जब कोई ब्लॉक किसी इनके लाइन प्लेन पे रखा हुआ होता है, तो एम जी साइन थीटा उसे स्लाइड डाउन कराने की कोशिश करता है, वो तो हमें आता है। एम जी कॉस थीटा का क्या काम है? सर एम जी कॉस थीटा सरफेस रिएक्शन के बराबर होता है, और ये सरफेस रिएक्शन फ्रिक्शन के फॉर्मूले में यूज होता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू आर, तो सर आर की जगह लिख दोगे एम जी कॉस थीटा। ठीक है जी। तो ये मैंने नॉलेज आपको यहाँ दे दी है, मैं अब सवाल में ऊपर जा रहा हूँ। सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन जनाब ये है, क्वेश्चन का बी पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। कह रहे जनाब नाउ रफ सरफेस। ठीक। रफ सरफेस का मतलब जो है फ्रिक्शन आ गई, और क्वेश्चन में खुद बता रहा है थीटा 30 डिग्री है। ठीक है जी, क्वेश्चन में खुद बता रहा है कि अब थीटा 30 डिग्री है। अब चले सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा तो जरा सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं यार कि इंक्लाइन प्लेन और ये ऑब्जेक्ट, और मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो जरा देखिएगा। सर एम जी साइन थीटा इधर आएगा, और एम जी में इसका मास 3m है, तो इसका होगा 3mg साइन थीटा। और इस दफा फ्रिक्शन आ गई है जी। तो याद रहे कि ऊपर की तरफ रस्सी की टेंशन भी होगी, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन भी होगी, दोनों चीजें आ जाएंगी। फ्रिक्शन भी ऊपर आएगी और टेंशन भी ऊपर आएगी। ठीक है जी। अच्छा जरा इधर आ जाइए पार्टिकल बी पे। सर पार्टिकल बी पे तो खैर वही सिंपल टेंशन है, पार्टिकल बी में कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, इसके अंदर एम जी कॉस थीटा ऊपर आएगा, और वही एम जी कॉस थीटा सर फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले में यूज होगा। ठीक है जी। तो हमने थोड़ी सी तैयारी कर ली, अब सवाल। हाँ, दोबारा बोले, दोबारा बोले। यार उसका मास 3 kg है, ये जो ब्लॉक ए है, पार्टिकल ए का मास देखो कितना है। पार्टिकल ए का मास 3 है। पार्टिकल ए का मास 3 है। ठीक है जनाब। दिया भाई, एक बात एक और बात दी हुई है कि पार्टिकल ए ऊपर भाग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है 0.1। लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ ए अप द इंक्लाइन प्लेन इज 0.1। तो एक्सेलरेशन है 0.1 का, और ये ऊपर भाग रहा है। जो पार्टिकल ए है ये ऊपर भाग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन 0.1 का है। ये ऊपर भाग रहा है और इसका एक्सेलरेशन 0.1 का है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब आप यार मुझे ये बताइए, जो पार्टिकल ए है, इस पार्टिकल ए पर अगर मैं पूछूं अब बताओ नेट फोर्स कितनी होगी, क्योंकि अब वो पार्टिकल ए स्टेशनरी नहीं है, भाग रहा है। तो ये आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में भाग रहा होता है वो वाली फोर्सेस बड़ी होती हैं, और अपोजिट वाली फोर्सेस छोटी होती हैं, उनको माइनस करना होता है। तो ये ऊपर भाग रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर भाग रहा है, तो टेंशन टेंशन इसे ऊपर भगा रही है। और देखिए अगर वो ऊपर भाग रहा है, तो यार फ्रिक्शन को ना नीचे लेकर आना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन वाला एरो ना फिर नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। फ्रिक्शन वाला एरो नीचे लाना पड़ेगा। क्यों? सर अगर पार्टिकल ऊपर भाग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। तो टेंशन ऊपर की तरफ है, सर फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लेना पड़ेगी आपको, और 3mg साइन थीटा भी नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ भाग दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो 3mg साइन थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड, फ्रिक्शन एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड। ठीक। और जहां नेट फोर्स लिखी हुई, हम पार्टिकल ए की बात कर रहे हैं, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं।
तो नेट फोर्स में बताइएगा, पार्टिकल ए का मास 3m है और एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है जनाब। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन है 0.1। 0.1 का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन 0.1 का है। ठीक है जनाब। टेंशन इस दफा ये नया सवाल है, इसमें टेंशन ऊपर वाली पुट निकल देना, टेंशन अभी निकालेंगे। तो टेंशन कुछ और होगी अब। फ्रिक्शन सर, फ्रिक्शन होती है म्यू आर। ओए होए, म्यू आर। और आर के अंदर आएगा 3 mg कॉस थीटा, और थीटा 30 डिग्री है। ठीक है जी, थीटा 30 डिग्री है। -3 mg साइन 30 डिग्री। जरा कॉपी करो यार, अच्छा खासा पका हुई स्टेप हो गया ये तो। हाँ, काफी गंदी सी इक्वेशन बनने जा रही है भैया। अच्छा बताइए, 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0.3m इज इक्वल टू टी माइनस म्यू। तो यार इसने ना जरा चेक करो म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है। म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, तो लिखा हुआ है शो दैट। अरे भैया सवाल है शो दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, यानी म्यू तो कैलकुलेट करना है। टेंशन भी, यानी कि मेरे ख्याल में तो दो इक्वेशन बनेंगी, ए और बी की। 5 नंबर का सवाल है। तो अभी हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं, फिर बॉडी बी की बात करेंगे। दोनों इक्वेशन में से टेंशन को कैंसिल आउट कराऊंगा, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर निकलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब जो बाकी नंबर रह गया 3 mg कॉस थीटा, तो जरा कैलकुलेटर में cos 30 को cos 30 लिख रहा हूं मैं। कैलकुलेटर में मैंने लिखा जी cos 30। ठीक है जी बेटा, मैंने लिखा है cos 30। जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, जी से जी 10 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से, तो ये आ गया 25.98। 25.98 का मतलब 26 आ गया। तो ये मैंने लिख दिया 26m, क्योंकि m भी मुझे नहीं पता है। माइनस इधर आ गया। इसके अंदर भी जरा वही वाला काम करें, और काम क्या करना है इसके अंदर सर, अगर कैलकुलेटर में पॉसिबिलिटी है तो जहाँ कॉस लिखा हुआ है ना, कॉस को हटा के साइन मार दें। जब कॉस को हटा के मैंने साइन मारा तो पूरा का पूरा नंबर एकदम से 15 पर आ गया। ये बन गया 15m। ये बन गया 15m। ठीक है। और इसमें जरा टी को सब्जेक्ट बना लो, टी को अलग कर लो। टी को अलग कर लें या टी को ऐसे ही छोड़ दें? टी को अभी अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि इसमें सॉल्व वॉल्व कुछ हो तो रहा नहीं है। इसमें ना एम पता है ना म्यू पता है, कुछ भी नहीं पता भैया, कुछ भी नहीं पता। इसको ऐसे ही छोड़ दो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें क्या करूंगा, लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि अभी पार्टिकल बी के लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा। पार्टिकल बी पर आओ। सर पार्टिकल बी में कोई मुश्किल बात नहीं है। पार्टिकल बी का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। पार्टिकल बी का मास था 2m, तो 2m एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और टेंशन एक्ट कर रहा है अपवर्ड। ठीक है जनाब। टेंशन एक्ट कर रहा है अपवर्ड, लेकिन पहले स्टेशनरी था, अब तो ये नीचे भाग रहा है। और अब नीचे भाग रहा है तो इस दफा नेट फोर्स इक्वल टू, सर वेट ग्रेटर देन टेंशन। नीचे भाग रहा है ना भाई, नीचे भाग रहा है तो वेट ज्यादा है, टेंशन कम है। ठीक है ना। जहां लिखी हुई नेट फोर्स है, नेट फोर्स होती है एम ए। इसका मास है 2m और ए है 0.1। ठीक है जनाब। एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2m, मास है बेटा 2m, एक्सेलरेशन है 0.1 इज इक्वल टू वेट। सर मास है इसका 2m जी, वेट हो गया माइनस का टेंशन। ठीक है जी। और मुझे साफ नजर आ रहा है इसमें से मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी, नजर आ रहा है। माइनस का टी है सर, माइनस के टी को उधर ले जाओ, प्लस का टी हो जाएगा। और इन सबको सॉल्व करो तो बताओ, टू, ये जी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया 20m। और इस 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करा है तो बन गया 0.2m। 0.2m प्लस हमारे के माइनस हो गया 0.2m। ठीक। और भी सॉल्व हो रहा है जी, 20 माइनस 0.2 करो तो ये बन गया मेरे पास 19.8m। ठीक। इस 19.2m को यहाँ लाके पुट करूंगा तो मुझे म्यू मिल जाएगा 0.3m
इज इक्वल टू टेंशन की जगह 19.8 m माइनस म्यू, म्यू कैलकुलेट करना है, 26 m ऐसे ही है, माइनस 15 m ऐसे ही है। अब आप देखो यार, सिंगल वेरिएबल है म्यू, सिंगल वेरिएबल है म्यू, प्लस का माइनस का म्यू, इसको उधर लेके चले जाओ, प्लस का म्यू हो जाएगा, ये इधर चला गया, ठीक। और बाकी सारे नंबर मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। तो नहीं नहीं, मैं एक छोटी गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, ये माइनस है सर, पूरा नंबर उधर लेके जाए इस नंबर के साथ, तो माइनस का म्यू उधर जाएगा, प्लस का म्यू विथ 26m, ठीक। ये पूरा का पूरा फैक्टर, पूरा का पूरा फैक्टर इधर आएगा, और बाकी नंबर इधर आ गए, 19.8m एज इट इज, 15m एज इट इज, और 0.3m एज इट इज। आप कैलकुलेटर देखिए, बराबर में मैंने लिखा 19.8 माइनस 15 माइनस 0.3, 4.5 आ गया। और इस 4.5m को डिवाइड करा रहा हूँ 26m से, ठीक है ना। अब तो m से m तो वैसे ही कट जाएगा, 4.5 को डिवाइड करो 26 से, तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, दोबारा करूँगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 26, तो इसका आंसर आ गया 0.173। और अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि जो उसने बोला था ना शो दैट, वो भी यही नंबर है हकीकत में। तो देखिएगा, ये लिखा मैंने √3, और जो रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 10, तो रिजल्ट आ गया 0.173, ठीक है जी। और 0.173 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है जी, हाँ 0.173 आ रहा है, क्या बात है जी, अल्लाह। लेकिन उमर भाई, इस रिकॉर्डिंग को देख के ही आप सवाल पकड़ पाओगे, मुझे नहीं लगता कि एक दफा देख के आपको सवाल पल्ले पड़ रहा होगा। तो रिकॉर्डिंग भैया जरूर देखिएगा रिकॉर्डिंग इसकी, हाँ मैं फौरन भेजूंगा अभी आपको क्लास करने के बाद। सी पार्ट पर आ जाए जी, सी पार्ट भी है। कह रहे हैं जनाब, व्हेन बी रीचेज द फ्लोर इट कम टू रेस्ट। बी जमीन को हिट करेगा, 4 नंबर का सवाल है भैया, ये भी बहुत बड़ा होगा। बी जमीन को हिट करेगा, तो बी, ठीक है जनाब, जमीन को हिट करके जहर से बातें रुक जाएगा। सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर बी रीचेज द फ्लोर फॉर विच ए इज मूविंग अप द स्लोप, ठीक है जनाब। अब इसके अंदर क्या हो रहा है जरा देखिएगा, इसके अंदर भी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, क्या, जब बी जमीन को हिट करेगा, ठीक है जनाब, तो पहले मैं बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। जो बी की वेलोसिटी होगी ना जमीन को हिट करते वक्त, वही ए की वेलोसिटी मानी जाएगी, और उसी टाइम पे रस्सी ब्रेक कर दी जाएगी। जैसी रस्सी ब्रेक की जाएगी, तो क्या ए रस्सी ब्रेक करते ही रुक जाएगा? नहीं सर, वो जो ऑब्जेक्ट ए है ना, पार्टिकल ए है, वो ड्यू टू द इनर्शिया पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो यही वाला टाइम तो पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम जब बी जमीन को हिट करेगा, तो ए कितनी देर तक मूविंग अप द प्लेन, जमीन वो ऊपर भागता रहेगा, सिर्फ ऊपर भागने का टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो पूरी बात हमारे ये समझ में आ गई कि जब बी ने जमीन को हिट करना है, जब बी ने जमीन को हिट करना है, अच्छा जी, जब बी ने जमीन को हिट करेगा बी, तो बी यहां पर था, ये जमीन को हिट करने जा रहा है, ठीक। तो जिस टाइम के ऊपर बी जमीन को हिट करेगा, उसी टाइम पर जो ए है, ए वो रस्सी टूटने के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, और अब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो वो कैलकुलेशन हमने करनी है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप ये बताइए, बी जब जमीन को हिट कर रहा है, तो कितनी हाइट पे था ये पहले से? सर ये पहले से था 0.8 मीटर की हाइट पे, पहले था 0.8 मीटर की हाइट पे, एक बात। दूसरी बात, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसका एक्सेलरेशन, इसके नीचे आने का एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेलरेशन है 0.1, 0.1 का एक्सेलरेशन से नीचे भाग रहा है। तो मैंने जनाब बी के लिए लिखा कि बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बी जो नीचे आ रहा है, तो नीचे आने में कितनी हाइट कवर करके आ रहा है? सर वो जमीन से कितना ऊपर था यार, फिर मुझे बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ रहा है। जमीन से मेरे ख्याल में 0.8 मीटर ऊपर था, हाँ जी 0.8 मीटर ऊपर था जमीन से, 0.8 मीटर ऊपर था ये। तो जाहिर सी बात है, जमीन तक आते आते ये 0.8 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है जी। मैं इसकी कैलकुलेट करना चाहता हूँ फाइनल वेलोसिटी, और इसका एक्सेलरेशन है 0.1, क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी बातें गिवन है। अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हाइट दी हुई है, तो अगर हाइट दी हुई हो
और फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी 10, सर 10 कहाँ से आ गई यार, ग्रेविटी भी नहीं है भैया, ए है ये, ए है 0.1 और एच है 0.8। तो यहाँ से मैं इसकी निकालूंगा फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैंने लिखा जी 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.8, जो रिजल्ट आया उसका मैंने निकाला स्क्वायर रूट, तो ये आ गया जी 0.4। यार ये बताओ 0.4 की स्पीड से बी ने जमीन को हिट करना है, ठीक है जनाब, इसी टाइम के ऊपर वो जो पार्टिकल ए ऊपर भाग रहा था, ठीक है जनाब, उसी टाइम पे रस्सी टूटेगी, जैसी रस्सी टूटेगी तो सर पार्टिकल ए की इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी 0.4, ए का एक्सेलरेशन माना जाएगा 0.1, क्योंकि इनक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू होती है, इनक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन माना जाएगा 0.1, लेकिन ऊपर जाते वक्त वो डीसेलेरेट होगा क्योंकि उसने फाइनली रुक जाना है, तो उसका डीसेलेरेशन होगा माइनस का 0.1, उसने रुक जाना है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, टाइम कैलकुलेट करना। ठीक है ना। तो अगर मैं पार्टिकल ए के लिए फॉर ए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, सर पार्टिकल ए ने ऊपर जाते हुए रुकना है, पार्टिकल ए की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0.4, ये सर 0.4 वही वेलोसिटी है जो पार्टिकल बी की थी जमीन को हिट करते वक्त, सेम वेलोसिटी विल बी कंसीडर्ड फॉर पार्टिकल ए, एक्सेलरेशन 0.1 का होगा लेकिन माइनस में 0.1 का होगा। सर टाइम कैलकुलेट करना, टाइम कैलकुलेट करना है, 0.1t इधर आके प्लस का हो जाएगा और टाइम इसका बन जाएगा 4 सेकेंड। तो जनाब 4 सेकेंड तक जो ब्लॉक ए है या जो पार्टिकल ए है वो ऊपर जाएगा, ठीक है जनाब, वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर उसको फिर जाके फाइनली रुकेगा। ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है जनाब। पर यार ये जो टाइम आ रहा है ना, ये टाइम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा है यार, इसके अंदर कोई छोटी मोटी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है, गलती यार क्या हो सकती है, गलती क्या हो सकती है, गलती वो ये कह रहा है कि आपने जो एक्सेलरेशन 0.1 माना है ना, वो 0.1 उस वक्त का था जब पार्टिकल बी नीचे भाग रहा था, जब पार्टिकल बी नीचे भाग रहा था उस वक्त का एक्सेलरेशन 0.1 था, उस वक्त वही एक्सेलरेशन 0.1 पार्टिकल ए का भी था, लेकिन हम क्वेश्चन उस वक्त कर रहे हैं जब रस्सी टूट गई है। अब जब रस्सी टूट गई तो बताओ, रस्सी टूटने के बाद बी का एक्सेलरेशन भी 0.1 खत्म हो गया, और अब रस्सी का एक्सेलरेशन 0.1 खत्म हो गया तो अब पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन भी 0.1 वाला नहीं होगा, 0.1 वाला नहीं होगा, वो कितना होगा, तो उसके लिए मैं इस डायग्राम को उठा रहा हूँ, क्योंकि इस डायग्राम की शायद मेरे पास जरूरत पड़े, क्योंकि मैं तो, हाँ पहले यार, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन जो मैंने ये वाला ले लिया ना, ये मैंने गलत लिया, मैं मानता हूँ भाई, ये गलत ले लिया, क्योंकि ये उस टाइम का एक्सेलरेशन है जब तक वो पार्टिकल बी नीचे भाग रहा था, जब पार्टिकल बी ने जमीन को हिट कर दिया तो एक्सेलरेशन इतना थोड़ी रहेगा। अब कितना होगा, तो उसको समझने के लिए ये बताइए, जो ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ए पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट ए पर एक तो फोर्स लग रही थी एम जी साइन थीटा, जो नीचे लग रही थी, ठीक है, एक फोर्स ऊपर लग रही थी जो कि टेंशन थी, ठीक है जनाब, जो उसको ऊपर की तरफ भगा रही थी, ठीक है जनाब, टेंशन थी जो उसको ऊपर की तरफ भगा रही थी, ठीक है जनाब। अच्छा, जैसे ही रस्सी ब्रेक हुई तो अभी भी वो ऊपर ही भाग रहा है, अगर वो अभी भी ऊपर ही भाग रहा है तो सर जाहिर सी बात है अभी भी फ्रिक्शन तो नीचे की तरफ ही होगी, ठीक है जनाब। और एंगल थीटा तो हमें पता है कि एंगल थीटा 30 डिग्री है, इसलिए इसको हम 30 डिग्री भी लिख लें तो काम चलेगा। अच्छा जी, मुझे निकालना पड़ेगी एक्सेलरेशन के लिए अगेन नेट फोर्स,
और नेट फोर्स के लिए बताइए, ऑब्जेक्ट ऊपर ही भाग रहा है सर, ऊपर भाग रहा है तो टेंशन इज ग्रेटर, टेंशन बड़ा है। और टेंशन में से मैं माइनस करूंगा फ्रिक्शन को भी, और टेंशन में से मैं माइनस करूंगा 3 mg sin 30 को भी। ठीक है ना। नेट फोर्स होती है